अस्सलाम वालेकुम। आज हम पर्सनल एक्सपेंस मैनेजर की जो फ़ाइनल प्रोग्रामिंग है, जो फ़ाइनल प्रोजेक्ट की जो कोडिंग है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम आज की वीडियो में हम इसकी होम स्क्रीन और उसके बाकी जितनी भी लेआउट्स बनेंगी उनको देखेंगे, और उसके साथ फिर होम स्क्रीन का जो जावा कोड है उसको भी देखेंगे। फिर उसके साथ एक स्क्रीन हम और देख लेंगे जिसका कोड हम देखेंगे, जावा कोड, और बाकी फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे कंप्लीट प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैंने इसको एक्लिप्स में डेवलप किया है। जावा में भी आप उसको एंड्रॉयड स्टूडियो में भी कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा सा हैवी है, तो मेरे लैपटॉप के स्पेक्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए मैंने इसको एक्लिप्स में डेवलप किया। तो अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें ज़्यादा चीज़ें आपको उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह, उसके डिज़ाइन स्टाइल वगैरह आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। इसमें ज़रा आपको मैनुअली मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास इस तरह इसका डिज़ाइन होगा, इसकी लेआउट होगी, और इसमें 6 बटन्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं, और बैकग्राउंड इसका मैंने ग्रेडियंट कलर में किया है। ये हमने पहले भी वीडियो में देखा हुआ है। तो आप गूगल करके इसका XML कोड जो है ग्रेडियंट के लिए वो ले भी सकते हैं, आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 6 बटन हैं। पहला बटन जो है वो है ऐड इनकम का। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऐड इनकम जो एक्टिविटी है वो हमारे सामने आएगी, और इसमें हम बैंक अकाउंट्स जितने भी हमारे होंगे, बैंक अकाउंट होगा, कैश इन हैंड वाला अकाउंट होगा या मोबाइल अकाउंट होगा, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके उसकी अमाउंट डालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो शो हो जाएगी एक लिस्ट व्यू में। यहाँ पे ये लिस्ट व्यू हमने डाली, या इस लिस्ट व्यू में वो डेटा शो होता जाएगा। और यहाँ पे ये एक बटन है, कोई नया अकाउंट आपने अगर ऐड करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो नया अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आपको जितने भी आपके ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। अगर आप डुप्लीकेट अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको क्रिएट नहीं करने देगा, एरर मैसेज देगा। और इसी तरह जो हमारी बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ भी ये बटन्स ऐसे ही काम करें। जिस तरह सेविंग अकाउंट है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास जो सेविंग अमाउंट है वो ये आ रही है, और उसके बाद ट्रांसफ़र हमने अगर सेविंग अकाउंट से किसी और अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, या किसी और अकाउंट से सेविंग अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, तो उसके लिए ये हमने चेक बॉक्स दो रेडियो बटन लगाए हैं। ये रेडियो बटन आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अकाउंट जो है वो सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट डालेंगे, और ट्रांसफ़र बटन पे क्लिक करेंगे तो वो उतनी अमाउंट वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। जिस तरह मैं अभी देखता हूँ कि यहाँ मैंने करनी है 2 सेविंग अकाउंट, यहाँ पे मेरे पास 92,000 है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2,000 मज़ीद ट्रांसफ़र करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2,000 लिखता हूँ, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ से, बैंक अकाउंट से मैं सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो मैं ट्रांसफ़र अमाउंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें 94,000 ऑटोमेटिकली हो गई। और अगर आप यहाँ पे बैक पे जाएंगे होम स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको ऐड इनकम्स पे जाएँ, तो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट था यहाँ पे पहले 1,55,000 था, अब यहाँ पे 53,000 रह गया। मैं अब यहाँ पे देखें 53,000 है, तो ये इसको मैं दोबारा वहाँ पे जाकर 2,000 रिवर्स करता हूँ तो ये आपको नज़र आ जाएगी। 2,000 मैं यहाँ पे करता हूँ और 2 अकाउंट करता हूँ। कहाँ से जाएगी, यहाँ से, ये सेविंग अकाउंट से 2 अकाउंट में जाएगी। अकाउंट मैंने कौन सा सेलेक्ट किया, बैंक अकाउंट। तो अब यहाँ पे 92,000 रह जाएगी, और वहाँ पे 1,55,000 अमाउंट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें 92 रह गई, और अब हम वापस चलते हैं और वापस जाके हम ऐड इनकम पे देखते हैं। यहाँ पे देखें 1,55,000 अगेन उसकी अमाउंट आ गई। तो इसी तरह बाकी एक्टिविटीज़ भी आपको मैं एक दफ़ा गो थ्रू करवा देता हूँ। तो इसमें एक्सपेंस कैटेगरीज़ वाली एक एक्टिविटी है। इसमें हमने ये तो इसकी कैटेगरीज़ हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे हम सब कैटेगरीज़ की डालते हैं। यहाँ से आपने अगर कोई कैटेगरी यहाँ पे आपने मज़ीद डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड पे, तो आप इसकी मेन कैटेगरी जो है वो डाल लेंगे, और उसके बाद आप इसको ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कैटेगरी, मेन कैटेगरीज़ आपको नज़र आ रही हैं। और उसके बाद ये हमारे पास सब कैटेगरीज़ हैं, ठीक है।
तो इसके अकॉर्डिंग जो भी हम कैटेगरी सब कैटेगरी डालना चाहें तो उसकी मेन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और सब कैटेगरी डालेंगे तो टोटल हमारे पास ये सब कैटेगरीज़, ये 3 सब कैटेगरीज़ हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सपेंस रिपोर्ट पे। तो यहाँ पे हमारे पास डेट फ्रॉम और डेट टू 2 डेट्स होंगी और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 1 डे और फिर मंथ फिर 21 और इस पे मैं डालता हूँ 12 दिसंबर तक हम देखते हैं 2021। एक्सपेंस ग्राफ हम चेक करते हैं तो ये उसने ग्राफ हमें दिखा दिया। एंटरटेनमेंट पे आपने इतना एक्सपेंस किया है 30,000, ग्रॉसरी पे आपने 5,000 एक्सपेंस किया है, ट्रैवलिंग पे आपने 12,000 एक्सपेंस किया है। तो ये ग्राफ की फॉर्म में आपको उसने सारी डिटेल बता दी। अब इसी डेट को सिलेक्ट किया हुआ है हमने और कैश रिपोर्ट हम देखते हैं कि कैश किस तरह हमारा फ़्लो हुआ है कैश रिपोर्ट के अकाउंट में। तो यहाँ पे देखें अकाउंट है, इस अकाउंट से हमने विज़िट टू लाहौर एक डिस्क्रिप्शन हमने जो डाली थी एक्सपेंस की वो है और 25,000 उसकी अमाउंट थी और ये उसकी डेट थी। इसी तरह बाकी भी मोबाइल बैंक अकाउंट से हैं 3 और उसके बाद जो 2 हैं वो आपने मोबाइल अकाउंट से एक्सपेंस किए हैं और ये साथ उनकी डेट्स वगैरह भी आ रही हैं और उनकी डिटेल वगैरह और अमाउंट भी आ रही है। तो इस तरह आप इसकी जो रिपोर्टिंग है वो भी शो करवा सकते हैं। फिर मैनेज रिमाइंडर्स हैं, इस पे आप क्लिक करें तो आपको रिमाइंडर्स की एक्टिविटी नज़र आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास क्या है, रिमाइंडर का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसकी डेट, जिस डेट पे आपने रिमाइंडर शो करवाना है। तो ऐड रिमाइंडर करेंगे तो नीचे आपको रिमाइंडर ऐड हुए नज़र आ जाएंगे। ये 3 रिमाइंडर ऑलरेडी ऐड हुए हैं। जिस रिमाइंडर को आप क्लिक करके थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे तो वो रिमाइंडर आप अपडेट भी कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको अपडेट करना चाहूँ तो इसकी डेट, डिस्क्रिप्शन, इसकी टाइटल वगैरह अपडेट करके मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो अपडेट हो जाएगा। अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करूँगा तो ये अपडेट नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और ऐड रिमाइंडर का बटन आपको दोबारा से शो हो जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है ऐड एक्सपेंस का, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो बैंक अकाउंट की टाइप सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद मतलब आपका जो एक्सपेंस अकाउंट, जिस कैश अकाउंट जो होगा जहाँ से आपने एक्सपेंस करना है वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने जो एक्सपेंस है वो करना है। तो वो आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर आप एक्सपेंस की अमाउंट डालेंगे और फिर एक्सपेंस की आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे, फिर डेट डालेंगे और ऐड एक्सपेंस करेंगे तो वो एक्सपेंस आपको वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये जो एप्लीकेशन है ये वर्क करेगी। और इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मेन्यू नज़र आ रहा है, 3 डॉट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये 2 ऑप्शन हैं, रीस्टोर डेटाबेस और बैकअप डेटाबेस। मैं यहाँ पे बैकअप डेटाबेस पे क्लिक करूँगा तो ये डेटाबेस बैकअप हो जाएगा। यहाँ पे वो बता रहा है कि जहाँ पे वो बैकअप हुआ है। और रीस्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये डेटाबेस वहाँ से रीस्टोर करके हमारे डेटाबेस को रीस्टोर करवा देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी एक जो फर्स्ट टाइम है वो लॉगिन की एक्टिविटी है, वो फर्स्ट टाइम लॉगिन करना पड़ता है यूज़र को। उसके बाद उसको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होती, रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करना होता है फर्स्ट टाइम। उसके बाद उसको उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो हम बाद में देखेंगे जब हम इसको डेवलपमेंट वाली साइड पे आएंगे। तो अभी मैं जस्ट आपको इसका इंट्रोडक्शन बता रहा था कि ये कैसे काम कर रहा है और कहाँ से क्या चीज़ें हमने देखनी है। तो अभी हम चलते हैं इसकी जो होम एक्टिविटी, जो हमने ये मेन एक्टिविटी जो इसकी है, जो आपको ये एक्टिविटी नज़र आ रही है, इसको देखते हैं कि ये हमने कैसे बनाई है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं और इसका बैकएंड पे जो कोड है जावा का वो हमने क्या लिखा है। तो मैंने एक्लिप्स ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको एक्टिविटी नज़र आ रही है, होम एक्टिविटी ऑलरेडी ओपन है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये वही मेरे पास बटन्स हैं जो अभी आपने देखे हैं, ठीक है। तो इन बटन्स को कैसे अरेंज किया है, तो यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो मेन जो इसकी लेआउट है हमारी एक्टिविटी की, वो लीनियर लेआउट, हम ऑलरेडी लीनियर लेआउट वर्टिकल रखते हैं।
उसके बाद इसके अंदर मैंने 3 जो है ना वो हॉरिजेंटल लीनियर लेआउट्स हॉरिजेंटल डाली हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये लीनियर लेआउट हॉरिजेंटल है, इसको मैंने ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप किया और इस लीनियर लेआउट के अंदर मैंने 2 अदद बटन्स ड्रॉप कर दिए और उनको मैंने क्या किया, उनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट इवेंट वेट्स इवनली कर दिया और उनकी ऑटोमेटिकली फिर जो हाइट विड्थ थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई और हाइट और विड्थ उन्होंने इक्वली सेट कर ली। और इसी तरह आपको ये सेकंड जो लेआउट इसकी लेआउट है लीनियर लेआउट हॉरिजेंटल, इसमें भी आपको ये 2 बटन नज़र आ रहे हैं। इसी तरह थर्ड लेआउट में आपको 2 बटन ये नज़र आ रहे हैं। अब इसकी हम जावा की जो कोडिंग है वो देखते हैं। हर एक बटन पे हमने एक अदद जो फंक्शन है वो अटैच किया होगा इंटेंट के थ्रू, जो एक्टिविटी को हम कॉल करते हैं उसके साथ। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास जो इसकी जावा फाइल है उसमें हमने क्या कोड लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास होम एक्टिविटी है और ये होम एक्टिविटी की लेआउट मैंने खोली हुई है और इसी के साथ ये होम एक्टिविटी की इसकी क्लास फाइल है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखें कि ये मैंने वो फंक्शंस क्रिएट किए हुए थे, ये मेथड्स हैं, वो 6-7 जो भी मेथड्स हैं ना वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। पहला मेथड जो है लोड सेविंग्स एक्टिविटी, सेविंग्स वाली जो एक्टिविटीज़ शो करवाने के लिए उसके बाद बटन के साथ जो हमने एक्टिविटी अटैच की है, तो ये इंटेंट हम क्रिएट करके तो उसके साथ फिर यहाँ पे इसको कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं इसके कंस्ट्रक्टर को इंटेंट के। वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम दिस ही पास करेंगे क्योंकि हमारी एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट है, इसी एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट है वो हम दिस के थ्रू इसको पास कर सकते हैं। और नेक्स्ट फिर हमने उस क्लास फाइल का या उस एक्टिविटी फाइल का नेम देना है जिसके ऊपर हमने ट्रांसफ़र करना है बटन क्लिक पे। जब हम बटन क्लिक करें तो किस एक्टिविटी को शो करवाना है उस एक्टिविटी का आपने यहाँ पे नेम देना है और उसके साथ डॉट क्लास आपने ज़रूर लिखना है, अदरवाइज़ वो एरर देगा। और उसके बाद फिर आपने स्टार्ट एक्टिविटी का जो मेथड है ये कॉल कर लेना है और इस मेथड को एक अदद इंटेंट टाइप का ऑब्जेक्ट आपने पास करना है। जो इंटेंट टाइप का ऑब्जेक्ट हमने ये यहाँ पे आई के नाम से बनाया हुआ है, ठीक है। ये आप इसको पास करेंगे तो जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बटन, ये जो मेथड है ये मेथड हमने उस बटन के साथ अटैच किया हुआ है। अब ये मैं बताता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे हमने इसको अटैच किया हुआ है। यहाँ पे देखें लोड सेविंग्स एक्टिविटी, तो ये आप लेआउट पे आएँ तो यहाँ पे सेविंग्स एक्टिविटी के जो बटन है इसके साथ आप देखें तो ऑन क्लिक का यहाँ पे एक इसकी प्रॉपर्टी होगी ऑन क्लिक, ये यहाँ पे देखें इस ऑन क्लिक की एक प्रॉपर्टी पे आप उस फंक्शन का नेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे यहाँ से कॉपी करके जावा फाइल से। तो जब भी वो बटन क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये इंटेंट का एक अदद जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और इस ऑब्जेक्ट में जो हमने एक्टिविटी पास की होगी ये उस एक्टिविटी को स्टार्ट करवाएगा जब हम इस स्टार्ट एक्टिविटी के फंक्शन को कॉल करेंगे। इसी तरह लोड इनकम्स और रिपोर्ट और फिर सब कैटेगरी या हमारी जो कैटेगरी है वो, फिर उसके बाद रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर की एक्टिविटी, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस की एक्टिविटी। तो ये 6 जो हमारे मेथड्स थे ये हमने क्रिएट किए इन 6 बटन्स के साथ अटैच करवा के, ताकि हम अपनी एक्टिविटीज़, रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ जो हैं या जो लेआउट्स हैं उनको हम डिस्प्ले करवा सकें। इसके बाद हमने यहाँ पे एक लॉन्च बैकग्राउंड सर्विस का मेथड क्रिएट किया है और इसमें हमने यहाँ पे ये किया है कि यहाँ पे हमने उसी तरह ही एक इंटेंट क्रिएट किया है और इसको हमने बैकग्राउंड सर्विस क्लास एक हमने यहाँ पे बनाई हुई है, वो जावा क्लास है, जस्ट वो जावा क्लास है, उसकी लेआउट नहीं है। तो ये बैकग्राउंड सर्विस इसलिए है ताकि हमारा जो रिमाइंडर है वो उस डेट पे वो रन हो जिस डेट पे हमने उसको क्रिएट किया हुआ है। जब भी वो डेट, जिस डेट पे हमने क्रिएट किया हुआ है उसको, वो डेट जब सिस्टम की डेट से मैच करेगी तो वो ऑटोमेटिकली वो आपको बज़र बजाना शुरू कर देगा और वो उसका सारा जो टाइटल है और उसकी डिस्क्रिप्शन है वो आपको डिस्प्ले करवा देगा और एक्टिविटी सामने ले आएगा और आप उसको स्टॉप करेंगे तो तब वो आपको स्टॉप करवाएगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन बनाया है
और इसमें जो हमने टेबल बनाए हैं वो आप यहाँ पे देख लें। एक यूज़र्स का टेबल होगा और फिर एक अकाउंट्स का टेबल होगा, एक इनकम्स का टेबल होगा, एक हमारे पास सेविंग्स का टेबल होगा, एक कैटेगरी का टेबल होगा और एक सब कैटेगरी का टेबल होगा, फिर एक एक्सपेंस का और एक रिमाइंडर का टेबल होगा। इन टेबल्स में आप देखें कि ये जो क्वेरी लिखी है मैंने यहाँ पे, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट यूज़र टेबल, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, यूज़र्स रख सकते हैं, TBL यूज़र्स रख सकते हैं या टेबल यूज़र रख सकते हैं, मतलब आपकी वो अपनी चॉइस है, आप किस तरह इसको कोड करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपने ये जो इसका प्राइमरी की होगी, जो इसका ऑटो इंक्रीमेंट वाला कॉलम होगा, इसको आपने अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है। ये इसलिए क्योंकि हमने जब इसको अपलोड इसकी लोड करवानी होंगी लिस्ट व्यूज़, तो वहाँ पे ये हमें हेल्पफुल होगा। वहाँ हम जब ऑन क्लिक लिसनर का इवेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे फिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसका सिंटेक्स आप देख लें, यहाँ पे इंटीजर टाइप का होगा ये, और ये प्राइमरी की होगा, ठीक है। ये मैंने कैपिटल में इसलिए लिखे हैं ताकि हमें पता चले कि ये क्यूरी के जो हैं वो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और जो कीवर्ड्स नहीं हैं उनको मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है। तो ऑटो इंक्रीमेंट आप इकट्ठा ही लिखेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट, फिर कॉमा डालेंगे, फिर नेक्स्ट इसका जो कॉलम नेम होगा वो यूज़र नेम, फिर नेक्स्ट इसका पासवर्ड, और उन दोनों की टाइप जो है वो टेक्स्ट रखेंगे हम। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो अकाउंट्स का जो टेबल है उसमें भी उसी तरह ही हमने अंडरस्कोर से ही स्टार्ट किया है, ठीक है। और इसको भी प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ हमने। और अकाउंट्स जो है इसका एक ही कॉलम है अकाउंट के नाम से, और ये टेक्स्ट टाइप का है। और नेक्स्ट कॉलम में अगर आप देखें तो इनकम का टेबल है, और इस इनकम के टेबल में पहला कॉलम जो है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट है आईडी के नाम से, और अमाउंट है और ये इंटीजर टाइप है, और फिर अकाउंट आईडी है यहाँ पे, और इसकी टाइप भी इंटीजर है। जो यहाँ पे हमारा अकाउंट होगा उसका आईडी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास सेविंग का टेबल है, उसकी क्वेरी हमने लिखी है। यहाँ पे भी अंडरस्कोर से ही हमने स्टार्ट किया है कॉलम को। इसका जो प्राइमरी की है या इसका जो पहला कॉलम है को हमने प्राइमरी की रखा है और ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है। और यहाँ पे हमने इसका नेक्स्ट जो कॉलम बनाया वो है अमाउंट का, और इसमें जस्ट हमने एक ही कॉलम रखा है अमाउंट का, और उसकी टाइप हमने इंटीजर रखी है। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे कैटेगरी का टेबल है, और इस कैटेगरी के टेबल में हमने एक ही कॉलम बनाया है कैटेगरी नेम का, या कैट नेम मैंने उसका नेम रखा है, और उसकी टाइप टेक्स्ट है। फिर नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे ये सब कैटेगरी का टेबल है, ठीक है। और ये देखें सब कैटेगरी का टेबल है, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट सब कैट्स टेबल, और इसमें पहला कॉलम हमने अंडरस्कोर से ही स्टार्ट किया है, आईडी उसका मैंने नेम रखा है और ऑटो इंक्रीमेंट किया है, प्राइमरी की उसकी बनाई है। फिर नेक्स्ट कॉलम मैंने इसका नेम रखा है सब कैट नेम, सब कैटेगरी का नेम आएगा और वो ऑब्वियसली टेक्स्ट में ही हम देंगे। और नेक्स्ट उसका जो जिस कैटेगरी की ये सब कैटेगरी है उसके लिए उस कैटेगरी का आईडी हम यहाँ पे इसको दे देंगे। तो उसके लिए हमने एक इंटीजर टाइप का यहाँ पे कॉलम क्रिएट किया है कैट आईडी के नाम से। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्सपेंस का टेबल है, इसमें कुछ थोड़े से ज़्यादा कॉलम्स होंगे, और इसमें अमाउंट का एक कॉलम है। पहला तो आप ऐसे ही अंडरस्कोर के साथ कॉलम स्टार्ट करेंगे, दूसरा कॉलम इसका अमाउंट का है इंटीजर टाइप, तीसरा डिस्क्रिप्शन का है वो टेक्स्ट टाइप है, चौथा एक्सपेंस डेट है और वो भी टेक्स्ट टाइप है, पांचवा इसका कैटेगरी आईडी है और वो इंटीजर टाइप है, और छठा और लास्ट जो है वो इसका अकाउंट आईडी है और वो भी इंटीजर टाइप का है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिमाइंडर्स का हमारे पास टेबल है, और इस टेबल की आप देखें तो पहला जो कॉलम है वो भी अंडरस्कोर से ही हमने स्टार्ट किया, उसका नाम आईडी रखा है, इंटीजर उसकी टाइप है, और प्राइमरी की उसको हमने डिक्लेयर किया है, और ऑटो इंक्रीमेंट भी हमने उसको बनाया है साथ। ऑटो इंक्रीमेंट हमने इसलिए बनाया ताकि हमें हर दफ़ा इस कॉलम की जो प्राइमरी की है हमारी उसकी वैल्यू ना डालनी पड़े, ये ऑटोमेटिकली हर रिकॉर्ड के साथ इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करके डाल दे। अगर पहले 4 थी तो नेक्स्ट टाइम 5 डाल देगा, उससे नेक्स्ट फिर 6, 7, 8 ऐसे ही वो इंक्रीमेंट एक एक करता जाएगा।
और नेक्स्ट इसका जो कॉलम है वो हमने टाइटल के नाम से बनाया है, टेक्स्ट टाइप, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर रिमाइंडर डेट, और फिर उसका स्टेटस हमने रखा है। स्टेटस जो है वो हमने इंटीजर टाइप रखा है, वो हम 0 और 1 के दरमियान ही उसको टॉगल करेंगे। तो ये इनकी क्यूरीज लिखने के बाद अब इन क्यूरीज को हमने एग्जीक्यूट भी करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमने डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया। स्टार्ट पे अगर आप देखें तो बिल्कुल स्टार्ट पे मैंने एसक्यूएलआइट डेटाबेस, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया डीबी, और इसको हमने कॉल किया यहाँ पे, ये देखें, ये ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। यहाँ पे मैंने इसका नेम दिया डीबी नेम, और डीबी नेम मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया हुआ है होम एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, ताकि मुझे बार बार ये मैनुअली ना लिखना पड़े। तो मैं जस्ट होम एक्टिविटी से ये डीबी नेम को कॉल करूँगा तो मेरा ये डेटाबेस का नेम जो है ये मुझे मिल जाया करेगा। तो ये डेटाबेस का नेम मैंने रखा है PEM_DB। PEM मीन्स पर्सनल एक्सपेंस मैनेजर, _DB मीन्स उसका डेटाबेस है ये। तो यहाँ पे मैंने उसको यूज़ कर लिया इस DB नेम को, और मोड इसका मैंने प्राइवेट रखा, और नेक्स्ट जो थर्ड इसका पैरामीटर है उसको मैंने नल कर दिया। ये हमारे पास कर्सर जो इसकी फैक्ट्री है वो होता है, ठीक है, कर्सर फैक्ट्री इसका मेथड पैरामीटर होता है, तो इसको हम नल कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने क्रिएट डेटाबेस का फंक्शन कॉल किया। वो इसलिए कॉल किया क्योंकि मेरा जो डेटाबेस का फंक्शन है, जो जहाँ पे मैं इन टेबल्स की क्यूरीज लिख रहा हूँ, तो वहाँ मैं इन टेबल की क्यूरीज को लिखने के बाद उन क्यूरी को एग्जीक्यूट भी करूँगा। तो जब भी मैंने इंसर्ट, क्रिएट, अपडेट, डिलीट की क्यूरीज यूज़ करनी है तो मुझे exec db.exec SQL का जो फंक्शन है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे exec SQL ये फंक्शन यूज़ किया, और इसको जस्ट मैंने क्यूरी पास कर दी, जो क्यूरी मैंने यहाँ पे ऊपर लिख के एक वेरिएबल में, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में स्टोर करवाई है। तो इसी तरह हर टेबल की क्यूरी को मैंने इस तरह एक एक करके एग्जीक्यूट करवा दिया। एग्जीक्यूट करवाने जब मैंने करवा दिया तो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो ये क्रिएट कब हुआ? जब मैंने इस होम एक्टिविटी को लोड किया तो मेरा डेटाबेस, सबसे पहले मेरा डेटाबेस क्रिएट हुआ, ठीक है। उसके बाद उसने फिर चेक किया कि फ़र्स्ट लॉगिन, ये लॉगिन जो है ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है या ऑलरेडी इसने एक दफ़ा लॉगिन कर लिया है। फिर उसके बाद मुझे ये लेआउट डिस्प्ले करवाता है, और उसके बाद फिर मुझे ये बैकग्राउंड सर्विस जो है वो लॉन्च करवा देता है। बैकग्राउंड सर्विस एक दफ़ा लॉन्च हो जाएगी तो उसके बाद फिर उसको लॉन्चिंग की ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी, वो है ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू। तो जब आप ब्लैंक एक्टिविटी एक क्रिएट करते हैं तो आपको ये ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ मिल जाता है। ये दोनों मेथड्स आपको मिल जाते हैं। तो इसमें जस्ट हमने ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू को तो हमने कुछ भी नहीं करना, और जस्ट यहाँ पे हमने ऑन ऑप्शंस मेन्यू, ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड, इस मेथड के अंदर हमने क्या करना है कि एक अदद हमने जो क्लास बनाई है डेटाबेस बैकअप रीस्टोर डीबी क्लास, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक अदद क्लास बनाई है, ये आपको नज़र आ रही है क्लास डेटाबेस बैकअप रीस्टोर क्लास। तो ये जो क्लास है ये इसका ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इसके दो जो फंक्शन मैंने इसमें बनाए हैं, बैकअप डेटाबेस और रीस्टोर डेटाबेस, मैं ये यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो मैं जब ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा ऑप्शन मेन्यू से बैकअप की, तो बैकअप वाला मेरा फंक्शन कॉल होगा, और अगर मैं रीस्टोर की ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो मेरा रीस्टोर वाला फंक्शन जो है ये कॉल होगा। और ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये कैसे होगा। ये आप अगर देखें तो ये होम स्क्रीन है मेरे पास, और यहाँ पे ये इसका ऑप्शन मेन्यू नज़र आ रहा है आपको। तो इस ऑप्शन मेन्यू में मेरे पास दो अदद ऑप्शन हैं, दो आइटम्स हैं, एक बैकअप डेटाबेस और दूसरा है रीस्टोर डेटाबेस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने यहाँ पे स्विच एक यूज़ किया हुआ है, स्विच आईडी क्या है मेरे पास, इंट आईडी इक्वल आइटम डॉट गेट आइटम आईडी। तो ये जो आइटम है, ठीक है, ऑप्शन मेन्यू के अंदर जो आइटम्स हैं उनकी आईडी मैंने गेट कर ली, और उसके बाद मैंने इसको कहा कि जी ये जो एक्शन मेरे पास एक लिंक है एक्शन _DB बैकअप का, तो उस पर जब क्लिक करे तो ये डेटाबेस बैकअप का फंक्शन कॉल होगा। देखें ये जब बैकअप डेटाबेस पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, और जब ये एक्शन _DB रीस्टोर ये आईडी है, ठीक है, ये आईडी कहाँ पे है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब ये इस पर क्लिक करे
रीस्टोर के लिंक पे क्लिक करें तो फिर रीस्टोर डेटाबेस, ये उसका सिंटैक्स है, ये उसका टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है और ये उसका आईडी है, ठीक है। तो जब इस पे क्लिक करेगा तो रीस्टोर डेटाबेस होगा। तो ये यहाँ पे देखें, इस पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस रीस्टोर सक्सेसफुली। अब ये आईडीज़ और ये मैंने कहाँ पे बनाए हैं, ये हम अगर आप देखें RES के फ़ोल्डर में जाएं और यहाँ पे मेन्यू का एक फ़ोल्डर है, यहाँ पे home.xml, तो होम पे जो हमने मेन्यू बनाया वो ये है। तो यहाँ पे ये 2 अदद action_db बैकअप और action_db रीस्टोर, अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये 2 आइटम्स हैं, ये मेन्यू है, ठीक है। इसके अंदर 2 आइटम्स हैं, एक आइटम का आईडी ये है, दूसरे आइटम का आईडी ये है, और एक आइटम का टेक्स्ट हमने ये डाला हुआ है, दूसरे आइटम का टेक्स्ट हमने ये डाला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यही टेक्स्ट आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, जो टाइटल आपको वहाँ पे नज़र आ रहे हैं आइटम्स के, वही आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और जो आईडीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये आपको ये इस होम स्क्रीन, होम एक्टिविटी की लेआउट एक्टिविटी फ़ाइल है या जावा फाइल जो है, यहाँ पे आपको ये दोनों नज़र आ रहे हैं। तो ये तो हमारे पास जो एक्टिविटी क्लास फाइल है हमारी होम स्क्रीन की, उसकी सारी तफसील थी, उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे हमने उसी को देखा है। और इसमें एक चीज़ जो हमने अभी इसमें देखनी है वो चेक फर्स्ट लॉगिन है। तो चेक फर्स्ट लॉगिन हमने यहाँ पे इसका भी एक फ़ंक्शन क्रिएट किया हुआ है, वो ये है चेक फर्स्ट लॉगिन का फंक्शन। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने शेयर्ड प्रेफरेंस का एक, आप समझ लें कि फ़ाइल टाइप का एक डेटाबेस होता है, वो हमने क्रिएट किया है। वो शेयर्ड प्रेफरेंस है और वो भी आपके डेटाबेसेस के साथ ही स्टोर होती है, एक फ़ाइल में स्टोर होता है वो डेटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस एक SP डेटा के नाम से हमने क्रिएट किया है और उसका मोड भी प्राइवेट रखा है, और उसको गेट शेयर्ड प्रेफरेंस के मेथड के थ्रू हम क्रिएट करते हैं। और उसके बाद हमने उसको कहा कि जी अगर sp.contains UID, अगर तो वो क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो मतलब वो फॉल्स नहीं है, अगर वो क्रिएट हुआ है तो फिर क्या करे, मतलब वो अगर क्रिएट नहीं हुआ, फॉल्स का मतलब है कि अगर वो क्रिएट नहीं हुआ तो फिर क्या करे, फिर वो हमें लॉगिन एक्टिविटी पे ले जाएगा, ठीक है। फिर होम एक्टिविटी को ख़त्म करके लॉगिन एक्टिविटी पे ले जाएगा। अगर वो ऑलरेडी क्रिएट हुआ तो फिर ये रन नहीं होगा, ये इफ़ स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी, तो फिर ये लॉगिन एक्टिविटी को शो नहीं करवाएगा, फिर ये होम एक्टिविटी पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये चेक फर्स्ट लॉगिन का ये एक ट्रिक हमने यूज़ किया हुआ है, ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये जो शेयर्ड प्रेफरेंस में हमने डेटा स्टोर करवाया हुआ है, वो हमने लॉगिन वाली जो एक्टिविटी है वहाँ से स्टोर करवाया हुआ। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लॉगिन की जो एक्टिविटी है और रजिस्ट्रेशन की जो एक्टिविटी है, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह उनको कवर करेंगे और उनको देखेंगे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।